अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों। तुर्की के किसी गांव में दो भाई रहते थे। बड़े का नाम सुलेमान था और छोटे का महमूद। महमूद बेचारा कुछ कम अकल था। बाप मरा तो दोनों भाइयों को जायदाद में जानवरों का एक रेवड़ भी मिला। कुछ अरसे दोनों मिलकर रेवड़ चराते रहे। एक दिन महमूद को ख्याल आया कि अगर हम दोनों जानवर आपस में बांट लें तो बड़ा फायदा हो। उन्हें बाप की जो जमीन मिली थी उसमें जानवरों के दो बाड़े थे। उनमें से एक बाड़ा तो नया और मजबूत था, लेकिन दूसरा इतना पुराना और कमजोर कि हाथ लगाते ही नीचे आ रहे। महमूद ने सुलेमान से कहा कि जो जानवर खुद ब खुद नए बाड़े में चला जाए वो मेरा, और जो पुराने बाड़े में जाए वो तुम्हारा। बड़े भाई सुलेमान ने कहा, बहुत अच्छा, मुझे तुम्हारी तजवीज पसंद है, लेकिन यूं भी तो हो सकता है कि जो जानवर खुद ब खुद नए बाड़े में जाएं वो मेरे, और जो पुराने बाड़े में जाएं वो तुम्हारे। चलो यूं ही सही, महमूद मान गया। उसी दिन दोनों भाई खेत में गए और सारे जानवर हाँक कर वहां ले आए जहां बाड़े थे। सारी भेड़ बकरियां और गाय बैल अपने आप नए बाड़े में चले गए। सिर्फ एक मरियल अंधा बैल, जिसे रास्ता नजर नहीं आता था, लुढ़कता हुआ पुराने बाड़े में चला गया। महमूद ने कुछ कहा न सुना, मजे से अपना अंधा बैल पकड़कर खेत में चराने ले गया। वो हर रोज उस मरियल बैल को चराने ले जाता और शाम ढले हाँक कर पुराने बाड़े में बंद कर देता। एक रोज वो अपने अंधे बैल को चराने ले जा रहा था कि जोर की आंधी चलने लगी। आंधी के जोर से एक बहुत पुराना दरख्त डोलने और चरचराने लगा। खबरदार बूढ़े कुत्ते, भौंको मत, महमूद ने दरख्त को डांटा। लेकिन आंधी चलती रही और दरख्त उसी तरह झूमता और चरचराता रहा। उसे महमूद के डांटने की जरा परवाह न थी। मैं कहता हूँ खामोश, महमूद ने और ज्यादा गुस्सा दिखाया, लेकिन दरख्त हवा के जोर से चरचराता रहा। महमूद ने कुल्हाड़ी उठाई और दरख्त के तने पर जोर से मारी। लो अब बोलो, उसने दरख्त से कहा। अरे वाह, उसने तने पर जहां कुल्हाड़ी मारी थी वहां से अशरफियों का पर नाला फूट पड़ा था। ये देखकर महमूद भागा भागा बड़े भाई के पास गया और कहा, थोड़ी देर के लिए एक बैल दे दो, मैं आज 2 बैलों से हल जोतूंगा। साथ ही उसने एक गाड़ी और चंद खाली बोरियां भी मांगी। फिर सारी चीजें लेकर वो जल्दी से दरख्त के पास पहुंचा। जब शाम हो गई और चारों तरफ अंधेरा छाने लगा तो वो दौलत लेकर घर आ गया। सुलेमान ने दौलत का इतना बड़ा अंबार देखा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। उसने महमूद से कहा, छोटे भाई, अच्छा हो कि हम ये दौलत आपस में आधी आधी तकसीम कर लें। अहमक महमूद फौरन राजी हो गया और जाकर हमसाये से तराजू मांगने चला गया। हमसाये के पास तराजू तो थी और वो उसे दे भी सकता था, मगर उसको फिक्र हुई कि महमूद क्या तोलना चाहता है जो यूं हांफता हुआ आया है। जरूर दाल में कुछ काला है। उसने तराजू के पलड़ों के नीचे थोड़ा थोड़ा तारकोल लगा दिया। हमसाये का शुबह दुरुस्त निकला। 1 घंटे बाद महमूद ने तराजू वापस की तो पलड़े के नीचे एक अशरफी चिपकी हुई थी। अब क्या था, रात होते होते पूरे गांव में खबर फैल गई कि महमूद और सुलेमान को कहीं से खजाना मिला है। सुलेमान को फिक्र हुई। उसने महमूद को समझाते हुए कहा, देखो छोटे भाई, सारी दुनिया को पता चल गया है कि हम बहुत अमीर हो गए हैं। मेरा मशवरा तो ये है कि खजाने को किसी महफूज जगह गाड़ दिया जाए और हम दोनों कुछ अरसे के लिए कहीं चले जाएं। सुलेमान ने ये कहा और बेलचा उठाया। घर के पिछवाड़े गहरा गड्ढा खोदा और उसमें खजाना दफन करके चल पड़ा। छोटा भाई महमूद उसके पीछे पीछे यूं लुढ़क रहा था जैसे नींद में हो। अभी वो ज्यादा दूर नहीं गए थे कि सुलेमान चलते चलते रुक गया और बोला, छोटे भाई, जल्दी में मैं घर का दरवाजा बंद करना भूल गया हूँ, भाग कर जाओ और बंद करके आओ। महमूद दरवाजा बंद करने चला गया। बड़ा भाई आराम से सड़क के किनारे बैठ गया। थोड़ी देर बाद महमूद आता दिखाई दिया। वो हिचकोले खाता हुआ मुश्किल से चल रहा था। कंधे पर दरवाजे के पट चौखट समेत रखे हुए थे। उसने सुलेमान से कहा, बड़े भाई, मैं दरवाजा ही उखेड़ लाया हूँ, ना दरवाजा होगा और ना कोई खोलेगा। सुलेमान को भाई की इस हिमाकत पर सख्त गुस्सा आया। उसने सोचा, इस अहमक के साथ रहना तो सरासर घाटा है, किसी तरीके से इससे छुटकारा हासिल करना चाहिए। वो भाई से पीछा छुड़ाने की तरकीबें सोच ही रहा था कि 3 घुड़सवार आते दिखाई दिए। उसने सोचा कि ये तीनों दौलत की खबर सुनकर कहीं उनको लूटने तो नहीं आए हैं। उसने महमूद को इशारा किया और दोनों भागकर नजदीक के एक दरख्त पर चढ़ गए। महमूद ने दरवाजा भी ऊपर घसीट लिया। वो दरख्त पर चढ़े ही थे कि घुड़सवार ऐन उसी दरख्त के नीचे आकर रुक गए।
और घोड़ों से उतरकर दरख्त के नीचे रात बसर करने का इंतजाम करने लगे। रात की स्याही गहरी होती जा रही थी। दोनों भाइयों ने फैसला किया कि अगर वो चुप साधे बैठे रहे तो जान बच जाएगी, मगर महमूद इतना बेवकूफ था कि निचला बैठ ही नहीं सकता था। उसने दरवाजे को संभालने की बहुत कोशिश की, मगर अफसोस, दरवाजा ठा की आवाज के साथ नीचे सोए हुए घुड़सवारों पर जा गिरा। वो खौफजदा होकर उठ बैठे। उन्हें हैरत थी कि यह दरवाजा कहां से टपक पड़ा। कुछ देर तो डर के मारे इधर उधर देखते रहे और फिर फौरन ही भाग खड़े हुए। सुलेमान ने अब पक्का इरादा कर लिया कि जैसे भी हो अपने छोटे भाई का साथ छोड़ दे। इसके साथ गुजारा मुश्किल है। उसने फैसला किया कि वो भाई को वहीं छोड़कर अकेला चला जाएगा। चुनांचे जब सूरज तुलू हुआ तो वो दरख्त से उतरा और एक तरफ को हो लिया। महमूद अभी तक ऊँग रहा था। जब दिन का उजाला अच्छी तरह फैल गया तो उसने आंखें खोलकर देखा, सुलेमान गायब था। वो दरख्त से कूदकर नीचे आया और मजे से सीटी बजाता हुआ आहिस्ता आहिस्ता चलने लगा। दोपहर होने तक वो एक गांव में पहुंचा। यहाँ पहुंचकर उसे ख्याल आया कि खाने का वक्त हो गया है, इसलिए कुछ खा लेना चाहिए। मगर जेब में एक तो फूटी कौड़ी भी ना थी। क्या खरीदता और क्या खाता। वो गांव में घूमने फिरने लगा। नमाज का वक्त था और लोग मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए जा रहे थे। महमूद एक तरफ खड़ा हो गया और हाथ फैलाकर भीख मांगने लगा। रहमदिल लोग उसकी हथेली पर पैसा दो पैसा रख जाते। इतने में एक मोटा आदमी वहां आया और उससे पूछने लगा, तुम मेरे यहाँ नौकरी करोगे? उन दिनों नौकरों की सख्त कमी थी। काम करने वाला आदमी बड़ी मुश्किल से हाथ आता था। हाँ जनाब, बड़ी खुशी से, लेकिन एक शर्त है, महमूद ने मोटे से कहा। कहो कहो, मोटे ने बेसब्री से पूछा। महमूद ने जवाब दिया, जनाब, मैं जो कुछ भी करूं आप मुझसे नाराज ना हो। इसी तरह मैं भी आपसे कभी नाराज ना होऊंगा। लेकिन याद रहे, अगर आपने ये शर्त तोड़ी तो मैं आपकी गर्दन तोड़ दूंगा, और अगर शर्त मैं तोड़ूं तो आप मेरी गर्दन तोड़ देना। ये शर्त थी तो बड़ी अजीब, मगर मोटा रजामंद हो गया और उसे अपने घर ले गया। महमूद ने घर पहुंचकर सोचा कि वो मोटे को तंग करे और वो नाराज होकर उसको जान से मार दे। सो उसने जाते ही मोटे की मुर्गियों के पीछे दौड़ना शुरू कर दिया। जब सारी मुर्गियां पूरे गांव में बिखर गईं, तो वो भागा भागा मोटे के पास आया और पूछा, जनाब, आप नाराज तो नहीं? नाराज? मोटे ने हैरत से कहा, बिल्कुल नहीं, लेकिन वो आइंदा इस अहमक को किसी शरारत का मौका देना नहीं चाहता था। लिहाजा अब महमूद सारा दिन मोटे आदमी के घर बेकार बैठा रहता, किसी काम को हाथ न लगाता, न मोटा उसे कुछ करने के लिए कहता। ये बात मोटे आदमी की बीवी के लिए नाकाबिले बर्दाश्त थी। भला ये कैसे हो सकता है कि बीवी एक मोटे ताजे नौकर को बेकार बिठाकर खिलाए और मुंह से कुछ न कहे। महमूद बेहद पेटू और निकम्मा था। उससे जब भी कोई काम करने को कहा जाता, वो बर्तन तोड़ने और चीजें उठा उठाकर फेंकने लगता। उसे मुन्ने को खिलाने का बड़ा शौक था, मगर वो उसको किसी न किसी बहाने छेड़ देता या गिरा देता ताकि वो चीख चीख कर रोने लगे। मोटा उसको निकालता तो वो निकलता ना था। अजब बला बनकर बैठा था। आखिर तंग आकर एक रात बीवी ने खाविंद को समझाया कि खुद ही कहीं निकल चलो, वरना जीना दूभर हो जाएगा। उन्होंने उसी रात सामान बांधा, महमूद को सोता छोड़ा और घर से निकल खड़े हुए। लेकिन महमूद सोया हुआ नहीं था, आंखें बंद किए लेटा था। उसने मियाँ बीवी की एक एक बात सुन ली थी। वो चुपके से उठा और जब मियाँ बीवी सामान बांध रहे थे तो वो भी एक गठरी में बंध गया। चलते चलते सुबह को वो अगले गांव में पहुंचे। दोनों मियाँ बीवी इस ख्याल से बड़े खुश थे कि गांव छोड़ना पड़ा, कमबख्त नौकर से तो जान छूटी। मगर वो मुसीबत कहाँ टली थी, वो तो गठरी में मौजूद थी। जब उन्हें ये मालूम हुआ तो दोनों सर पकड़कर बैठ गए। आखिर सोचते सोचते उन्हें एक तरकीब सूझी। उन्होंने फैसला किया कि अगली रात वो दरिया के किनारे डेरा डालेंगे। उन्होंने दरिया पर पहुंचकर महमूद का बिस्तर ऐसी जगह बिछाया कि सोते में वो एक ही करवट ले तो धड़ाम से दरिया में जा गिरे। मगर महमूद ने कहा कि वो पानी के करीब नहीं सोएगा। अब आपस में बहस होने लगी। मोटे आदमी की बीवी महमूद को बिस्तर के पास ले गई और पानी के करीब सोने के फायदे बताने लगी। इस तू मैमे में उसका पांव रिपट गया और वो सर के बल पानी में जा गिरी। जनाब, आप मुझसे नाराज तो नहीं है? महमूद ने मोटे से पूछा। नाराज के बच्चे, मोटा गुस्से में आपे से बाहर हो रहा था। तुम नाराज होने का पूछते हो? तुम्हारी वजह से मैंने अपना गांव छोड़ा,
बीवी मौत के मुंह में चली गई और पूछते हो नाराज तो नहीं हूं। मैं पूछता हूं तुम जैसे अहमक पर किसे गुस्सा नहीं आएगा। अपना वादा याद कीजिए जनाब, महमूद ने यह कहा और मोटे को भी पानी में धकेल दिया। उसके बाद उसने हाथ झाड़कर जेबों में डाले और कंधे झटक कर मजे से सीटी बजाता वापस चल दिया। सड़कों पर घूमते हुए उसको 1 रुपया मिला। उसने फौरन उठा लिया। जब वो आवारा गर्दी करता हुआ एक गांव में पहुंचा तो उसे सख्त भूख लग रही थी। उसने भुने हुए चने खरीद लिए और मजे से चने चबाता हुआ इधर उधर घूमने लगा। चलते चलते रास्ते में एक छोटी सी प्यारी सी नदी आई जिस पर लकड़ी का छोटा सा पुल बना हुआ था। महमूद ने सोचा यहाँ कुछ देर आराम करना चाहिए। जब वो पुल के जंगले पर झुका हुआ बहते पानी को देख रहा था तो चनों का लिफाफा पानी में जा गिरा। पानी की तेज लहरें लिफाफे को बहा ले गईं। महमूद की खुशी गम में बदल गई और वो जोर जोर से चिल्लाने लगा, अरे अरे ओ पानी के बच्चे, मेरे चने लिए जाता है, वापस लेकर आ, वापस लेकर आ, नहीं तो मुक्के मार मार कर भुरकस निकाल दूंगा। गुस्से ने उसे पागल कर दिया था। वो काफी देर वहीं खड़ा पानी को गालियां देता और मुक्के दिखाता रहा। अचानक नदी में से एक देव का सर उभरा और उसने गुस्से से गरज कर कहा, ये नदी मेरी है, तुम मुझे क्यों तंग कर रहे हो? तुम्हें क्या चाहिए? मुझे मेरे चने दे दो। महमूद ने कहा, तुम्हारी नदी मेरे चने ले गई है, अब मैं क्या खाऊंगा? देव ने कहा, मैं तुम्हें चनों से कहीं अच्छी चीज देने को तैयार हूँ, मगर खुदा के लिए शोर मत मचाओ। उसने ये कहा और पानी में डुबकी लगाई। चंद ही सेकंड गुजरे थे कि देव एक छोटी सी मेज उठाए पानी की सतह पर उभरा और महमूद से बोला, देखो मियाँ। महमूद देखने के लिए आगे झुका तो देव ने बताया, ये छोटी सी मेज है, तुम्हें जब भूख लगे तो इसको सामने रख के कहना, मेज साहिबा मुझे भूख लगी है। उसी वक्त तरह तरह के लजीज खाने हाजिर हो जाएंगे। खा चुको तो कहना, मेज साहिबा मेरा पेट भर गया, शुक्रिया। देव ने मेज महमूद के हवाले की और खुद पानी में डुबकी लगाकर गायब हो गया। महमूद ने सोचा क्यों न खाना खाया जाए। फौरन मेज सामने रखी और कहने लगा, मेज साहिबा मुझे भूख लगी है। पलक झपकते में उसके सामने किस्म किस्म के लजीज खाने आ गए। अब उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि किस खाने को पहले खाए और किसको बाद में। बस उसने खूब खाया। जब पेट का कोई कोना खाली ना रहा तो कहा, मेज साहिबा मेरा पेट भर गया है, शुक्रिया। अभी उसका जुमला खत्म भी ना हुआ था कि मेज साफ हो गई। उसने मेज उठाकर कंधे पर रखी और आगे को चल पड़ा। वो मजे मजे से सीटी बजाता अगले गांव में पहुंचा तो सोचा कि क्यों ना गांव वालों की शानदार दावत की जाए। वो एक जगह खड़ा हो गया और चीख चीख कर कहने लगा, आज शाम को गांव के चौक में सब लोगों की दावत है, आना ना भूलिए। शाम को गांव के चौक में भीड़ लग गई। लोग हैरत के मारे एक दूसरे का मुंह तक रहे थे। उस अहमक अजनबी पर उन्हें हंसी भी आ रही थी जो बगैर किसी वजह के इतने लोगों को खाने की दावत दे रहा था। खाने का कोई बंदोबस्त भी नजर नहीं आता था। देगे और देगचे तो क्या, आग की एक चिंगारी भी ना थी जिस पर खाना तैयार किया गया हो। लोगों ने एक दूसरे के कान में कहा, ये हमें उल्लू बना रहा है, आओ इसके 2-4 चपत लगाएं और इस मजाक का मजा चखाएं। लोग आपस में बहस करने और झगड़ने लगे, लेकिन महमूद इत्मीनान से मेज सामने रखे बैठा रहा। फिर उसने मेज से कहा, मेज साहिबा मुझे भूख लगी है। अगले ही लम्हे मेज पर कई किस्म के खाने आ गए। ऐसे खाने देहातियों ने कभी देखे तक ना थे। वो बिस्मिल्लाह कहकर खाने पर पिल पड़े। खाते खाते उनका बुरा हाल हो गया। जब उनके पेट खूब भर गए तो महमूद ने पूछा, सबने पेट भर के खा लिया क्या? लोगों ने एक जबान होकर जवाब दिया, हाँ, हमने इससे पहले इतना अच्छा खाना कभी नहीं खाया, शुक्रिया। ये सुनकर महमूद ने मेज से कहा, मेज साहिबा मेरा पेट भर गया है, शुक्रिया। देखते ही देखते मेज पर से सारे बर्तन गायब हो गए। महमूद ने मेज कंधे पर रखी और एक दरख्त के नीचे आराम करने चला गया। हैरत के मारे देहातियों की आंखें खुली की खुली रह गईं। एक आदमी ने कहा, काश हम रोज इसी तरह खा पी सकें। क्यों नहीं खा सकते? दूसरे ने जवाब दिया, बस इस मेज की जरूरत है, ये अजनबी तो बिल्कुल अहमक है। फिर वो सर जोड़कर बैठे और फैसला किया कि जब ये शख्स सो जाए तो मेज चुरा ली जाए। दूसरे दिन सुबह सवेरे ही जब मुर्ग अजाने दे रहे थे, महमूद की आंख खुल गई। मेज को देखा तो गायब थी। बहुत परेशान हुआ। उसी वक्त भागा भागा नदी पर गया और जंगले पर झुककर लगा गला फाड़ने।
ہائے میرے چنے واپس دو۔ تھوڑی دیر بعد دیو کا سر پانی کی سطح پر ابھرا، اس کے چہرے پر غصے کے آثار تھے۔ اس نے گرج کر کہا، کیا شور مچا رکھا ہے؟ کیوں مجھے تنگ کرتے ہو؟ محمود نے چلا کر کہا، میرے چنے واپس دو، میں اپنے چنے لے کر ہی رہوں گا۔ دیو نے اسے پہچانتے ہوئے کہا، اچھا تو یہ تم ہو، وہ میز کیا ہوئی جو میں نے تمہیں دی تھی؟ وہ تو کسی نے چرا لی، محمود نے رونی صورت بنا کر کہا، مجھے میرے چنے واپس دو۔ دیو نے پانی میں ڈبکی لگائی اور تھوڑی دیر بعد ہاتھ میں چھوٹی سی چکی لیے پانی کی سطح پر آ گیا۔ لو یہ لو، اس کے بعد تمہیں کسی چیز کی ضرورت نہ رہے گی۔ اگر تم اس کو سیدھے ہاتھ گھماؤ گے تو سونا نکلے گا، الٹے ہاتھ گھماؤ گے تو چاندی۔ اب جاؤ، اپنی راہ لو اور مجھے آرام کرنے دو۔ محمود دوبارہ اسی گاؤں میں گیا اور ایک جگہ بیٹھ کر چکی پیسنے لگا۔ جب اس نے چکی کو سیدھی طرف گھمایا تو آٹے کی جگہ سونا نکلا اور الٹا گھمایا تو چاندی۔ یہ سونا چاندی اس کی ضرورت کے لیے کافی تھا۔ اس کو بیچ کر اس نے اچھے اچھے کپڑے خریدے اور ایک شاندار بنگلہ بھی بنوایا۔ اب وہ بڑی شان سے گاؤں میں رہنے لگا۔ دیہاتیوں کو معلوم ہو گیا کہ احمق اجنبی واپس آ گیا ہے اور اس کے پاس بے شمار دولت ہے۔ وہ چوری چوری اس پر نظر رکھنے لگے، یہ معلوم کرنے کے لیے کہ اس کی امیری کا راز کیا ہے۔ جلد ہی جادوئی چکی کا پتہ چل گیا اور یہ بھی معلوم ہو گیا کہ چکی کو سیدھا چلاؤ تو وہ سونا اگلتی ہے اور الٹا چلاؤ تو چاندی۔ چنانچہ ایک رات جادو کی چکی بھی چوری ہو گئی۔ محمود صبح سو کر اٹھا تو چکی غائب تھی۔ وہ بھاگتا ہوا سیدھا ندی پر پہنچا اور پل کے جنگلے پر جھک کر چیخا، میرے چنے دے دو، میرے چنے دے دو۔ وہ کچھ دیر تک چلاتا رہا، آخر دیو کا سر پانی کی سطح پر ابھرا۔ اب کیا چاہیے؟ اس نے گرج کر پوچھا۔ تم مجھے چین نہیں لینے دو گے؟ میں اپنے چنے لے کر رہوں گا، محمود نے کہا۔ اس چکی کا کیا بنا جو میں نے تمہیں دی تھی؟ دیو نے پوچھا۔ وہ بھی چوری ہو گئی، محمود دہاڑے مار مار کر رونے لگا۔ اچھا ٹھہرو، یہ کہہ کر دیو نے پانی میں ڈبکی لگائی اور ایک لمحے بعد دوبارہ اوپر آیا تو اس کے ہاتھ میں 2 چھڑیاں تھیں۔ یہ لو، دیو نے چھڑیاں دیتے ہوئے کہا، اور اب جاؤ، مجھے آرام کرنے دو۔ محمود نے چھڑیاں لیں، انہیں گھما پھرا کر دیکھا اور پھر سوچا، بھلا یہ میرے کس کام آئیں گی؟ ان سے میں کیا کام لے سکتا ہوں؟ اس نے ایک ہاتھ میں ایک اور دوسرے ہاتھ میں دوسری چھڑی پکڑ لی اور دیکھنے لگا۔ ہاں ٹھیک ہے، اب سمجھا، اس نے اپنے آپ سے کہا۔ اب میں ان بدماشوں کے پاس جاتا ہوں جنہوں نے میری جادو کی میز اڑا لی اور جادو کی چکی بھی چرا لی۔ میں ان چھڑیوں سے ان کو ایسا سبق سکھاؤں گا کہ زندگی بھر یاد رکھیں گے۔ محمود کے آنے کی خبر گاؤں میں پھیلی تو سارے لوگ اس کے گرد جمع ہو گئے۔ سب کو بے چینی تھی کہ دیکھیں اب یہ احمق کیا جادوگری دکھاتا ہے۔ اب کہ انہوں نے ایسا جادو دیکھا کہ ساری عمر یاد کرتے رہے۔ محمود چھڑیاں ہوا میں لہرا کر چیخا، اے میری پیاری چھڑیوں، ان کو پیٹو۔ اس کا یہ کہنا تھا کہ چھڑیاں اس کے ہاتھ سے نکل کر تڑا تڑ لوگوں کے سروں پر پڑنے لگیں۔ لوگ چیخ رہے تھے، رحم رحم۔ چھڑیوں کو بس برسنے سے کام تھا۔ کسی کی ناک پر پڑی تو وہ چلایا، ہائے مرا۔ کسی کے سر پر پڑی تو وہ چیخا، ہائے میرے اللہ۔ محمود انہیں روتا دیکھ کر ہنس رہا تھا۔ ندی والے دیو نے اب کے کیا عمدہ تحفہ دیا تھا۔ سب اپنے آپ پٹ رہے تھے اور رحم کی بھیک مانگ رہے تھے۔ رحم؟ بدماشو، محمود نے لوگوں کو منہ چڑھاتے ہوئے کہا، میں تم پر رحم کروں گا لیکن ایک شرط ہے، میری جادو کی میز اور چکی ابھی اسی جگہ حاضر کرو ورنہ پٹتے رہو۔ مار کھا کھا کر دیہاتیوں کا بھرکس نکل چکا تھا۔ انہوں نے ہاتھ جوڑ کر کہا، تم جو کچھ کہو گے ہم کرنے کو تیار ہیں، خدا کے لیے ان چھڑیوں کو روک دو۔ محمود نے چھڑیوں کو حکم دیا، رک جاؤ، اور وہ رک گئیں۔ لوگ گرتے پڑتے گئے اور میز اور چکی لا کر محمود کے حوالے کی۔ دیو کے تینوں تحفے لے کر محمود نے سوچا کہ اب چوروں کی اس بستی میں نہیں رہنا چاہیے، اپنے گھر چلنا چاہیے۔ وہ تحفے لے کر سلیمان کے پاس چلا گیا۔ وہ بھی گھوم گھام کر خالی ہاتھ گھر واپس آ گیا تھا۔ جادو کی میز، جادو کی چکی اور جادو کی چھڑیوں کے ہوتے محمود کو کس چیز کی کمی تھی؟ اس نے وہ ساری دولت جو اسے درخت کے تنے میں سے ملی تھی بھائی کو دے دی۔ اس طرح دونوں بھائی امیر ہو گئے۔ محمود کے پاس ابھی ایک چیز کی کمی تھی اور وہ تھی ایک اچھی اور عقل مند بیوی جو اس کو بے وقوفی کے کاموں سے روکے اور اونچ نیچ سمجھاتی رہے۔ آخر سلیمان نے اس کے لیے ایسی ایک لڑکی تلاش کر ہی لی۔ جب وہ محمود کے لیے دلہن تلاش کر رہا تھا
تو उसे भी एक अच्छी सी बीवी मिल गई। दोनों भाइयों की शादियां हो गई और दोनों अपने अपने घर हंसी खुशी जिंदगी गुजारने लगे। प्यारे दोस्तों, कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और ऐसे ही मज़ीद दिलचस्प किस्से कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर दें ताकि हमारे आने वाले नए वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको वक्त पर मिल सकें। शुक्रिया।